अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का इस वक्त मैच जारी है। कराची किंग ने टॉस जीता था और बैटिंग का फैसला किया था और वो फैसला कुछ हद तक अच्छा ही साबित हुआ कि 205 रन का हदफ दिया है मुल्तान सुल्तान को ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही शानदार पिच नजर आ रही है, बड़ा जबरदस्त बैटिंग के लिए बड़ी साजगार। सिर्फ यहाँ इसी चीज का ख्याल रखना है कि जो कराची किंग के सबसे कामयाब बॉलर हैं हसन अली, वो इस गेम में अवेलेबल नहीं है, तो बॉलिंग बहुत अच्छी करानी होगी अगर ये मैच यहाँ से जीतना है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। कामरान, स्कोर ठीक हो गया आपके ख्याल में? अच्छा कर लिया? बहुत जबरदस्त। और जैसे पहले 3 ओवर्स खेले गए थे, ऐसे लग रहा था कि 300 करने जा रहे हैं। टीम साइफर्ड और वार्नर जैसे खेले, और जो एक ओवर जो ब्रेसविल का वार्नर ने लूटे हैं रन, उसमें 24 रन देखे। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है वार्नर ने उस ओवर में, और प्रेशर आने नहीं दिया, क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन ऑफ स्पिनर कर रहा हो तो मुश्किल होती है, लेकिन वो बड़ी क्लैरिटी के साथ खेला है कि ऊपर से प्रेशर में रखना मुल्तान सुल्तान की टीम को, उठने नहीं देना। बॉटम की टीम है, ऐसी टीमें डेंजरस होती है। एक अच्छा टोटल बनाया, अच्छा स्टार्ट दिया, और फिनिश जैसे जेम्स विंस ने और खुशदिल शाह ने जैसे किया, एक्सीलेंट। यही चीज़ कराची किंग को चाहिए थी कि ऐसे मैच पहली बारी में अच्छा फिनिश कर सके, और एक अच्छा टोटल लगा लिया। बिल्कुल सही कहा। अब कराची को ये सोचना पड़ेगा कि हसन अली नहीं अवेलेबल नहीं है, बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी जैसी पिच है। बिल्कुल ठीक है। बासित भाई, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पे? क्योंकि मैच से पहले जब पिच देखी थी तो आपको ये अंदाजा हो रहा था कि शायद ये डबल पेस हो, लेकिन पिच बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है। मेरे हिसाब से इस पिच पे जो जिस तरह 3 ओवर की बैटिंग करी है, 18 रन शॉट कर। हाँ ये एग्जैक्टली 18 क्यों कह? मेरे ख्याल है 30 रन शॉट कर। हाँ। वो तो मैं मजाक के उसमें कह रहा था। पिच बहुत अच्छा है, और लगता है यही कि नबी को 4 ओवर करने पड़ेंगे। नबी को 4 ओवर तो करने पड़ेंगे। आपके पास एक ही ऐसा प्रॉपर स्पिनर तो एक ही है। हाँ, नहीं, क्योंकि इमर्जिंग बॉलर भी है ना। हाँ। उसकी पिटाई ना हो जाए ना, आमिर जमाल खेल रहा है, उसकी पिटाई ना हो जाए, तो नबी को बहुत ज्यादा अच्छे बॉल करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, इस गेम पे अभी तक आप कैसा देख रहे हैं? कराची ने अभी तक जो स्कोर किया है और जिस तरह से खेला है, उसको जबरदस्त स्टार्ट लिया था, लेकिन ज़ाहिर है मुल्तान भी खेलने आया है, उनके पास भी बॉलर हैं। उन्होंने थोड़ा सा पुल बैक किया, स्पेशली डेविड विली ने, और वो जो 3 विकेटें 7 रन के ऊपर गिरी, 53 से 60 जाते जाते 3 विकेटें गिरी, उससे थोड़े से ब्रेक्स लगे थे, लेकिन इरफान ने आज अच्छी इनिंग्स खेली। यही इनिंग्स उनसे चाहिए पाकिस्तान की टीम को, और स्पेशली जो इम्पैक्ट दिया पूरी इनिंग्स को, वो खुशदिल शाह ने दिया। जेम्स विंस ने एंकर का रोल प्ले किया, शुरू से लेके कोने तक गया, लेकिन खुशदिल शाह की इस तरह की इनिंग्स पाकिस्तान टीम को भी चाहिए जिस तरह आज उन्होंने कराची किंग्स के लिए किया। कंटिन्यूसली विद द बॉल, विद द बैट, बड़े यूजफुल साबित हो रहे हैं। जेम्स विंस के साथ 66 रन की पार्टनरशिप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जेम्स विंस थ्रू आउट बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, और आज भी जैसे उसने नॉट आउट गया 65 रन बना के, एक्सीलेंट। एक एंड संभाला, जैसे 3 आउट हो गए थे ना, बैक टू बैक विकेटें गिरी हैं। वहां पे ऐसा प्लेयर ही खेलता है जिसको एक्सपीरियंस हो, प्रेशर को हैंडल करना हो, इनिंग्स बिल्ड कर रहा, और उसने वही काम किया। और जो देखिए, ये टीम गेम होती है, और जैसे क्या नाम है, खुशदिल ने खत्म किया ना मैच, जैसे इनिंग्स फिनिश की है, वो बड़ी जबरदस्त की है। पहली विकेट गिर गई है। स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं अब्बास आफरीदी, जिनके पहले 1-2 गेम इतने अच्छे नहीं रहे और हम बड़ा सरप्राइज हो रहे थे कि अब्बास आफरीदी इतने अच्छे बॉलर हैं। उसके बाद से उन्होंने बड़ा अच्छा बाउंस बैक करना शुरू किया इस पीएसएल सीजन 10 में, और ये पहली विकेट लेने में भी कामयाब हो गए। रिजवान का आज अच्छा दिन नहीं जा रहा, और ये आप देख सकते हैं साइफर्ड ने कोई गलती नहीं की, और ये पहली विकेट गिरी है, तो ये अच्छा साइन है रिजवान का आउट होना। सबसे ज्यादा रन करे हुए तो अच्छा ही साइन है। नहीं तो इसमें आप सोच क्यों रहे हैं? जो पहला ओवर मीर हमजा ने करा ना, वो बहुत अच्छा हुआ, और अब इन्होंने चलाना ही है, क्योंकि इन्होंने पावर प्ले का इस्तेमाल करना है। हमने पावर प्ले में 6 ओवर में बनाए 65, दूसरे पावर प्ले 9 ओवर में बनाए 73, जो इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो लास्ट का पावर प्ले खेले ना खुशदिल और विंस ने, उसमें 66 रन बना के हम अच्छी पोजीशन में आ गए। अब मेरा ख्याल है बॉलर जो बॉल है वो बॉलर्स के कोर्ट में है। अच्छा बासित भाई, जैसे ही अभी ये आउट हुआ, हम देखते हैं
बाउंड्री भी लगाता है, पावर हिटिंग भी यही शॉट पे करता है, कोई दूसरी तरफ खेलना क्यों नहीं शुरू करता है, दूसरी ऑफ साइड पे? बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो, मैं यही कहने वाला था, करियर के एंड की तरफ जाते हुए। अगर आप नेट पे इनकी प्रैक्टिस देखेंगे ना तो ये स्कूप शॉट भी मार रहे होते हैं। यही हम लोग एशिया कप में भी बात की थी हमने, जो दुबई में हुआ था, कि आपको मॉडर्न डे के हिसाब से ना सारी ग्राउंड को यूटिलाइज करना होता है। अगर आपने बड़ा प्लेयर बनना है, मैच जितवाने हैं, तो आपको एक साइड पे कभी रन्स नहीं मिलेंगे, कभी कभार मिलेंगे, अदरवाइज आपने अगर रन्स करने हैं तो चारों तरफ खेलना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है जब यूनुस खान इनके बैटिंग कोच थे तो उस जमाने में वो कहते थे कि इसको रेजा हेनरिक्स इस टाइप का प्लेयर है, बट वो चारों तरफ खेलता है, तो यू शुड लर्न फ्रॉम हिम, या एक इंस्पिरेशन उसके शॉट से लेकर करनी चाहिए। लेकिन खुद जब आप ये कहते हो कि मैं अगर वहां की बॉल भी यहाँ खेल सकता हूँ तो जरूरत क्या है, तो दैट मीन्स कि आप खुद उस पे इम्प्रूव करने का नहीं सोच रहे। फिर आपको सर विवियन रिचर्ड बनना पड़ेगा कि वो अपनी मर्जी से खेलते थे, बाउंसर को भी और आगे वाली बॉल को भी। तो उतनी एबिलिटी मेरा नहीं ख्याल, माफी के साथ रिजवान में इतनी है। देखिए, और हमारे तो 2 टेस्ट प्लेयर भी हैं जिन्हें बैटिंग कोच ने बोला हम आओ, मैं 1 घंटा आपको स्वीप की प्रैक्टिस कराता हूँ। उन्होंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि हम स्वीप की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शौक ही नहीं है स्वीप मारने का। देखिए, ब्रेक पिच होती है, वहाँ पे मारना पड़ता है। टिपिकल रिजवान शॉट था, जैसे वो ऑफ की गेंद लेग पे खींचता है, फ्लिक करता है, या लेग पे काउ कॉर्नर पे लेके जाता है, छक्का मारता है। टिपिकल वो शॉट था। इतनी जल्दी इनिंग्स में ये शॉट मारना जो वो है, फ्रस्ट्रेशन शो करती है कि हमें मैच जीतना है, 200 प्लस का टारगेट हम चेज कर रहे हैं। लेकिन इस पिच पे माइकल ब्रेसवेल को अच्छा खेलना चाहिए, इसलिए कि बैट पे बॉल आ रही है, बाउंस भी अच्छा है, उसको अच्छी इनिंग्स खेलनी चाहिए। इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहें कराची के लिए, बाकी 3 इनके जो ओवरसीज प्लेयर हैं वो आउट एंड आउट बॉलर हैं। डेविड विली थोड़ी बहुत बैटिंग करता है, लेकिन माइकल ब्रेसवेल से उम्मीद होनी चाहिए कि वो एक बड़ा स्कोर करे। और यहाँ पे अब नजर आएगा कि जितने हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन है ना, वो कहाँ तक ये मैच को लेके जाते हैं। अब उनके पास है वो, क्योंकि पाकिस्तान के जितने प्लेयर्स सवाए साहिबजादा, फरहान और फखर के अलावा किसी ने रन्स इतने बड़े किए नहीं, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। इनका मेन प्लेयर आउट हुआ है रिजवान, उसकी जगह फिल करनी चाहिए और रन्स करने चाहिए मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा अच्छा होगा इनके कैरियर के लिए भी। और नज़र आए कि नहीं, हंगर है, हमने करके देना है, हमारी टीम ये नहीं है कि एक पे डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर ये मैच जिस तरह का स्कोर है, ये जीतने के लिए जाना है, तो यासिर और उस्मान में से किसी एक को बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी, क्योंकि यही तेज इतना खेल सकते हैं। हाँ, कामरान गुलाम भी है इनके पास ना, एक मतलब टॉप 4 उसमें यासिर बेहतर है। टॉप 4 के जो बैटर थे ना, एक ही तरह के, अगर आप देखें कि टाइम लेते हैं शुरू में, उस्मान भी टाइम लेता है, हाँ लेता है, फिर वो मारता है, फिर वो जितनी बॉलें रोकता है ना उस हिसाब से फिर वो हट के मारता है, और वो अगर लग जाते हैं तो आपको पता ही है कि वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। लेकिन एक जो अभी शाहिद भाई ने बात करी ना, मेरा सिर्फ एक थोड़ा सा मासूमाना सवाल, सर आपने मुल्तान बोली है कराची बोली? मैंने कराची बोली। तो फिर ब्रेसवेल की बारी ना आने देना। वो कह रहे हैं कि ब्रेसवेल पे जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ तो उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और पिच भी ऐसी है, इसलिए हमें अपनी टीम के स्टैंडर्ड का बहुत आसानी से पता चलता है। साइफर्ट हमारे खिलाफ अच्छा कर रहा है, ब्रेसवेल हमारे खिलाफ अच्छा कर रहा है, और यहाँ पे वो लोग नहीं चल पा रहे। अगर ब्रेसवेल तक बारी आ गई, वो 6ठे नंबर पे खेलता है पहले 10 ओवर में ही, हाँ, तो फिर तो मामला खत्म ही हो चुका है ना, मामला तो खत्म ही हो गया। अगर हाँ उसके आखिरी 4-5 ओवरों में बारी आ गई और 10-11 की एवरेज है, तो फिर वो कर सकता है। हो सकता है और फिर ऊपर भेज दें, वो ये सोच के कि लेफ्ट हैंडर है, शायद ऊपर भेज दें। आगे अभी इफ्तिखार है, वो भी राइट हैंडर है, कामरान गुलाम है, वो भी राइट हैंडर है, तो ये हो सकता है। और एक ही तरह के बैट्समैन खेल रहे हैं ना, तो आप चांस लेते हैं कि चलो शायद चीटिंग के तौर पर आ जाए। मैं इस चीज पे हैरान होता हूँ कि आप पहले 10 ओवर में आप ऑलराउंडर को भेज रहे हैं, अपने स्पेशलिस्ट जो बैट्समैन है वो नीचे आ जाएं, तो मुझे इस थ्योरी का स्ट्रगल कर रही है ना, अब इनको तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा। स्ट्रगल इतना कर रही है, इनकी बैटिंग बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हैं, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना जाहिर है। अब रिजवान के जल्दी आउट होने के बाद कुछ ना कुछ चांस तो ले रहे हैं ना, चांस लेंगे, ये पावर प्ले में ये मैच है उनके पास। और क्योंकि अभी भी आप देखें इनकी बॉलिंग में भी वही हुआ है, हर मैच में डेथ ओवर्स में बॉलिंग पिट रही है। आज हमारा भी यही है, हमारे पास हसन अली नहीं है, हमारी बॉलिंग में बहुत बड़ा फर्क है।
इसीलिए खुशदिल और नबी को बहुत अच्छे बॉल करने बहुत अच्छी पड़ेंगे। बॉल और एक प्लेयर को उस तरह की इनिंग्स खेलनी होगी जैसी जेम्स विंस ने खेली कि उसके अराउंड सारे लोग खेल रहे थे। अच्छा, ये बासित भाई एक बड़ा जहन में एक सवाल आ रहा था कि जेम्स विंस भी कोई बहुत पावरफुल हिटर नहीं है, जब बिल्कुल सेट हो जाता है तब हिटिंग करता है, वो खेलता अपने स्टाइल में ही है। एट दी एंड आज भी देखें, एक पॉइंट था जब लग रहा था कि शॉट नहीं लग रहे, स्लो है, एंड कहाँ किया 144 के स्ट्राइक रेट में, जो कि रिस्पेक्टेबल है सिचुएशन को देखते हुए। कहने का मतलब ये है कि यही हमारे प्लेयर जो इस तरीके से खेलते हैं, जो स्लो स्टार्ट लेते हैं, देन वो इस तरह से एंड फिनिश ऐसा क्यों नहीं कर पाते? एक्सेप्ट फॉर रिजवान कर लेता है। आप नियाजी को देख लेना, नियाजी ने आज मेरे ख्याल 33 बॉल में 40 करे और उसका स्ट्राइक रेट मेरे ख्याल कम ही है, 121 का। हालांकि ऐसे लग रहा था अच्छी हिटिंग कर रहा है। ये चेंज नहीं कर पाते अपने आप को, घेर नहीं बदलते। ये तीसरे घेर में चौथे घेर में खेल रहे हैं तो उसी घेर में खेलते हैं, टर्बो नहीं लगाते। गोरे जो है टर्बो लगा देते हैं। ब्रेसवेल शुरू में अगर आप देखोगे 9 बॉल में 10 रन, 11 रन, 12 रन, अगर वो सेट होने आया उसके बाद जब वो मारना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा मारता है वो। तो हमारे में अनफॉर्चुनेटली मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं रिजवान की और बाबर की बात नहीं कर रहा। सेम थिंग विद बाबर, शॉट सारे हैं, सब कुछ है, फिर बीच में आके इतना ऊंचा नहीं मारता ना। देखो वो टाइमर है, नीचे मारता है, वो कितने छक्के मार लेता है। तो इसका आप बासित भाई क्या इसका मतलब ये है कि मॉडर्न डे के हिसाब से अपने आप को वो तैयार नहीं करते, गेयर नहीं चेंज करते। अब तो करना पड़ेगा। नहीं, अब जैसे रिजवान कि आप कह रहे हैं अब वो टाइम ओवर हो गया, तो फिर ऐसे बाबर के लिए भी ओवर हो गया बहुत ज्यादा, जब भी दोनों टीम में नहीं है। सही बात है। और नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे हैं बाबर के लिए, बड़े से बड़ा प्लेयर भी ऊपर से मारने की प्रैक्टिस करता है, डेवलप करता है अपनी शॉटें, तो ये इनको बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि अब आने वाले टाइम पे हमने ये क्रिकेट खेलनी है, ये जरूरत भी है। मेरा ख्याल है हम इतने बड़े नामों की जो बात कर रहे हैं ना, उनको सीखने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ अपनी विकेट की मोहब्बत है ना। आउट होना नहीं चाहते अपने रन्स के लिए, इस वजह से वो नहीं बढ़ पा रही है बात। नजीब, मसला ये नहीं है। आज से 4 साल पहले किसी ने सोचा था कि पाकिस्तान की टीम का ये हाल होगा कि 119 रन चेज नहीं हो गया था, और हमारा ये हाल हो जाएगा कि हम बाहर हो जाएंगे। सर मैंने सोचा नहीं था ना। लेकिन बासित भाई दूसरा भी आउट हो गया, उस्मान खान। जरा फुल पे दिखाइए। उस्मान खान आउट हो गया कवर में। मीर हमजा विकेट से गए, खराब क्रिकेट। मीर हमजा ने कामयाबी हासिल की। यहाँ पर उस्मान को वापस जाना पड़ा, किसी पोजीशन में नहीं थे इस बॉल को खेलने के लिए, बस लेफ्ट करना चाहते थे, लेकिन बॉल का जो एंगल था वो उनके शॉट के। अच्छा, विकेट गिरी है और उस्मान आउट हुए हैं रन बनाकर। मीर हमजा बॉलर जी, ये आप मुझे बताएंगे क्योंकि टेलीविजन आपके सामने, मेरे सामने टेलीविजन। उन्होंने चांस लेना है ना जी। देखो 6 ओवर का, उनके बगैर 6 ओवर के वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे उनके 4 आउट हो जाए। अगर वो 60 रन नहीं करते तो बहुत पीछे चले जाएंगे, फिर गेम से बिल्कुल आउट हो जाएंगे। फर्स्ट 6 ओवर्स में ही आउट हो जाएंगे। अगर वो 40-45 पे फिनिश किया पावर प्ले, फिर आउट भी 2 हो गए हुए हैं, तो इसका मतलब है वो उसी सूरत है कोई 2 ओवर 20-20 के मिल जाएं उनको तो शायद गेम में वापस आ जाए 6 ओवर्स के बाद। अदरवाइज मेन बैट्समैन तो 2 आउट हो गए हुए हैं। अब सारा डिपेंड करेगी यासर पे, इफ्तिखार पे, कामरान गुलाम पे। फिर ब्रेसवेल, मैंने कहा ना आखिरी 4 ओवरों में आया, 50 रह गया होगा तो फिर वो मुश्किल होगा, वो डेंजरस होगा ब्रेसवेल। वहां तक नौबत ना आने दे, जितना डेंट पहुंचा सकते हैं फर्स्ट 6 ओवर में पहुंचा दे, जितना जल्दी वो अंदर आएगा उतना फायदा होगा। शायद हर बॉल को उसने मारने की कोशिश की है। 6 बॉलों में अगर वो 3 सिंगल भी ले लेता तो कम से कम बैट पे उसे बॉल तो फील होना शुरू हो जाता। ये जेम्स विंस की इनिंग्स से सीखते ना, एक आदमी को एंकर करना है। 44 बॉल में उसने 100 किया था जब कराची किंग्स का 235 चेस किया था। उसके अराउंड में इरफान खान नियाजी ने उसके अराउंड में खुशदिल शाह ने इनिंग्स खेली थी। तो ये क्वालिटी हमारे प्लेयरों में नहीं है ना। और उस्मान के लिए तो हमें पता है ना, यू मिस आई हिट, आई मिस यू हिट वाली पॉलिसी पे खेल रहे हैं। और अभी बासित भाई ने दे आर नॉट अ गुड लर्नर ना, और बासित भाई ने जो पिछले गेम में बात की थी ना कि रीड हो गया है बेसिकली, जो पिछले पीएसएल से इस पीएसएल में इफ्तिखार के और कामरान गुलाम के पास लाइफ टाइम चांस है कि लंबी इनिंग्स खेल के मैच जितवाएं। देखिए आप अभी भी डाउन के पीछे लगे हुए हैं।
ہونا چاہیے. ایک پلیئر ہمارا اپنا پلیئر ہے. ہاں نہیں صحیح بات ہے. دکھائے نا پی ایس ایل میں کم از کم گیم تو اگر اگلے میچ میں 80-90 رن پہ آؤٹ ہو جائے ملتان سلطان, کیا مزہ آئے گا, کیا پاکستان. شاہد بھائی نے بالکل صحیح کہا, میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ اب ہمارے بیٹسمینوں کو تھوڑی یہ دکھانا ہے جب میچ دکھانی چاہیے کہ یار ہم صرف صرف یہ ڈپینڈ نہیں کرے کہ ہمارے اوورسیز ہی پلے پرفارم کر کے دیں. اب ہم لوگ رسپانسبلٹی لیتے ہیں, ہم کر کے بعد پھر آپ یہ ایکسکیوز تھوڑی دے سکتے کہ میں تو ٹیل اینڈر کھیلتا ہوں. آپ کو ایسے موقع بہت ملے, آپ نے نہیں کیا. ایک میچ پہلے بڑی اچھی 50 کی تھی, 30 بال میں 50 کیا تھا. اب وہی اگر 50 بال میں 70-80 رنز کرے تو کم از کم ایٹ لیسٹ فائٹ تو نظر آئے نا. اس وقت پاکستان کی سلیکشن کمیٹی ہے نا, ابھی ہٹی تو نہیں ہے, انہیں دیکھنا چاہیے کس بیٹر کی کیا انٹینٹ ہے, لوکل مطلب لوکل جو پاکستان کس انٹینٹ سے کھیلنا ہے وہ نوٹ کریں. دیکھیں یہاں سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی ٹیم بنانے میں. آپ کے پاس ابھی سلیکٹروں کے بعد صرف آپشن پتا کیا ہے, ٹاپ آرڈر ٹاپ 3 کی, اور اس میں کمپٹیشن اتنا, ان کو بڑے سوچ سمجھ کے ٹیم بنانی پڑے گی کہ ہم نے ورلڈ کپ تک ٹیم کیسے بنانی ہے. تو مڈل آرڈر کون ہے کمی, وہ آپ کے دیکھیں نا ٹاپ آرڈر میں بابر, رضوان, سائم, فخر, صاحبزادہ فرحان, یہ پلیئرز ہیں. اور مڈل آرڈر, اور مڈ آرڈر میں آپ دیکھیں خوشدل ہے, کامران غلام, آپ کے پاس ایک آپشن تو ہے نا. دونوں ٹیم میں نہیں ہے. نہیں لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں, آگے ابھی اسی سے تو سلیکشن بنے گی نا. آگے پہلے تو ٹاپ آرڈر سیٹ کریں گے نا, کیا ٹاپ آرڈر میں. اچھا مجھے پہلے تو یہ بات, ابھی جو حسن نواز آپ دیکھ پچھلے والے سیشن میں یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری ٹیم جو ہے بنگلہ دیش کی کیا ہونی چاہیے, یہاں سے آئیڈیا ہوگا. اور شاہد بھائی نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم ٹرائی کرتے رہتے ہیں, اینڈ میں جب ایونٹ آتا ہے تو پھر وہی آ جاتے ہیں سارے جو پہلے سے آپشن میں نہیں ہوتے. اور پھر سلیکٹروں پہ یہ ہے کہ کیا سلیکٹر ایسا کر سکتے ہیں سائم اور فخر کو, کیا وہ اب ڈراپ کر سکتے ہیں T20 میں, اور بابر اور رضوان آ سکتے ہیں. بنگلہ دیش کی سیریز میں تو لینا پڑے گا آپ کو. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ابھی سائم جس طرح سے اس وقت پرفارم کر رہا ہے تو کوسچن مارک تو ہے. آپ انجری سے واپس آئے ہیں تو آپ سے رن تو نہیں ہو رہے, تو کیا ہم اس پرفارمنس پہ کھلائیں گے جو پہلے تھی اس سے پہلے؟ ظاہر ہے ساؤتھ افریقہ میں اس نے جس طرح بیٹنگ کی تھی, ون ڈے میں بھی, زمبابوے میں بھی بیٹنگ کی تھی, اس حساب سے تو بنتا ہے کہ سائم کو آپ کو پاکستان کھلانا ہے. اچھا مجھے لگتا ہے صاحبزادہ رکھنے چاہیے 2 یا 3 اوپنر, 3 اوپنر ہونے چاہیے, 4-5 کا کوئی فائدہ نہیں. 3 اوپنر ہونے چاہیے. آپ فخر کو 3 یا 4 فخر, صاحبزادہ اور سائم, یہ تو 3 آپ کے ہونے ہی چاہیے. آپ دیکھیں آپ کا حارث, یاسر بھی ہے, یاسر آپ دیکھیں, یاسر خان ابھی آپ سوچ رہے ہیں 1-2 پرفارمنس میں ابھی فوراً دیکھیں وہ جو لڑکے لائن میں وہ بتا سکتا ہوں, بابر اور رضوان کا نام نہیں ہے. تو وہ اب یہ سوچنا ہے کیا ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں بابر اور رضوان کے بغیر ورلڈ کپ تک, ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, سیٹل کر سکتے ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں, جو ہمیں اپروچ چاہیے فرسٹ 6 اوور میں, کیا یہ فیل کریں گے؟ اگر سائم اور فخر اوپن کرتے ہیں, صاحبزادہ فرحان ہے, یاسر خان ہے, حسن نواز ہے جس نے 100 کیا, 5 اوپنر ہے, یہ بابر اور رضوان نکالنے کے بعد تو آپ سلیکٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ 20 دن رہ گئے ہیں, ابھی تک ہم نے اپنے ہیڈ کوچ کا ڈیسائیڈ نہیں کیا. آلموسٹ تقریباً کنفرم ہو گیا ہے مائک حسن کا. ہاں مائک حسن کا, لیکن آپ کو اناؤنس کر کے کم از کم اس کو اتنا تو ٹائم دینا پڑے گا کہ سلیکشن میں بھی اس کی سے ہو. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو پرابلم ساری یہی آ رہی ہے نا کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کن کی طرف جا رہے ہیں, کن لڑکوں پہ آپ کا فوکس ہے, آپ کیا ٹیم بنائیں گے. ہیڈ کوچ آئے گا, اس سے آپ اس کا فیڈ بیک ضرور لیں. مڈ آرڈر تو پکا ہے, شاداب 4 پہ اس نے بولا نہیں, میں سمجھ گیا, آپ سوچ کے بیٹھے ہوئے 5 پہ. نہیں. اچھا جب شاداب 4 پہ جائے گا تو پھر شاہین 6 پہ جائے گا, سلمان علی آگا, یاسر خان کا نام, سلمان علی آگا تو پکا ہے. کس بات پہ پہلے کس بات؟ اچھا ایک بات, اچھا پہلے تو آپ یہ بتائیے, رضوان نہیں ہوگا تو کیپر کون ہوگا؟ حارث کے لیے ان کا کپتان کہہ رہا ہے کہ وہ گیم کے حساب سے نہیں کھیلتا. کون کہہ رہا ہے؟ پشاور زلمی میں تو جو کیپٹن ہے وہی کہہ رہا ہے نا. کون کپتان؟ دیکھیں کون کپتان ہے بتائے نا. بابر اعظم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ میچ کے حساب سے نہیں چل رہا. تو کیا بابر اعظم بھی ٹیم میں نہیں؟ تو بابر اعظم اس طرح کھیل رہے ہیں. مائی پوائنٹ اس کہ ابھی اس وقت وہ جس ٹیم میں اس کا کیپٹن کہہ رہا ہے سچویشن کے حساب سے. سلیکشن کمیٹی کیا سوچ رہی ہے, نیا آنے والا ہیڈ کوچ کیا سوچ رہا ہے, ظاہر ہے بابر اعظم کی سوچ سے اس لیے مختلف ہوگا کہ بابر اعظم اب کپتان نہیں ہے پاکستان کا. بھائی نئے کوچ نے یاسر خان کا نام دیا ہے, بس چلیے. اور اب بہت جلدی آپ نے یہ آپ کنفرم بتا. میرے خیال سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یاسر خان بالکل باسط بھائی نے صحیح کہا, باسط بھائی نے بالکل صحیح کہا کہ حسن نواز نیچے کھیل رہا ہے,
छठे सातवें। यस, यासिर खान ओपन कर रहा है और उसका इंटेंट साफ नजर आ रहा है कि उसमें इतनी पावर है, गेम अवेयरनेस है, कैसे खेलना भी। हसन नवाज नो डाउट अच्छा 100 किया उसने, अभी और खेलता जाएगा। कौन? उस्मान भाई नहीं है टीम। तो वो तो पहले भी नहीं होना चाहिए था। उस्मान भाई ने, अब आप ले ही रहे, क्योंकि हम दोनों शाम में वॉक साथ करते ना, तो हमारी बहुत ज्यादा डिस्कशन। देखिए अब आपने अपने ये डिस्कशन अब आपके पास टोटल 2 या 3 सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले, आप अपने 15 अभी से डिसाइड कर लें तो बेहतर होगा। लेकिन होगा क्या वो आपको भी पता है कि 15 हम खिलाते रहेंगे। वो वर्ल्ड कप से पहले हम एक प्रोबेबल अनाउंस करेंगे और उसमें फिर 2 या 3 तीसरा आउट हो गया है यासिर आउट हो गया। यासिर से ओपन करा रहे थे पाकिस्तान टीम के लिए और वो यहाँ आउट हो गए। भाई ओपन नहीं करा रहे टीम में। बासित भाई आप तो कह रहे थे ना होगा। होगा क्या है? अच्छा कल मैं आपको बताऊंगा कि माइक ऐसे ये बात एक तो कंफर्म है, बताएंगे यासिर का भी पता चलेगा। अच्छा कंफर्म वो बताएं। नहीं शादाब तो होगा। नहीं शादाब देखिए मैं अगर हूं तो यासिर को 100% साथ रखूं। अच्छा हाँ जी, क्योंकि इसका अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी। 2 साल से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप डोमेस्टिक देख लें, नेशनल T20 में आप देख लें, PSL में आप देख लें, शाहीन के अच्छी साथ परफॉर्मेंस दे रहा है। शाहीन के साथ भी वहाँ अच्छी खेल है क्रिकेट और डिजर्व भी करता है। अब हसन नवाज बहुत टाइम है अभी, उसको और मैच्योर होने दें। साहिबजादा फरहान ने अपना आप दिखा दिया, परफॉर्मेंस दिखा दी, उसको एक फेयर चांस दें कि कोई गिला ना रहे, उसके दिल में कोई ऐसी बात ना रहे, उसको मौका दें। अगर कर जाए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा, ना करे फिर डोमेस्टिक क्रिकेट तो है। कामी लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन लगता है आपको? मेरे हाथ में हो तो मैं आसिफ अफरीदी को फौरन जितना काम ले सकते। अगेन मुझे ये एज वाली बात समझ नहीं आती। एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म आप खिला लें, हाँ जी, आपकी जिससे आपको फायदा हो। जब ऑप्शन नहीं है तो हमने चांस ही लेना, कौन सा मॉडलिंग करानी है, क्रिकेट ही खिलानी है ना, और क्या। सही है ना। आसिफ अफरीदी और सुफियान मुकीम में कौन? मुझसे I'll go with आसिफ अफरीदी। मुझे भी ऐसा लगता है कि आसिफ अफरीदी को एक मौका तो मिलना चाहिए। सुफियान मुकीम एटलीस्ट सीखेगा तो ना। नहीं टाइम कम है। अब आप अभी रेगुलर उसको न्यूजीलैंड ये देखे ना, वक्त कम है। 1-2 साल की बात है ना कि उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। खैर यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, डिस्कशन को बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन। लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं और मैच में क्या चल रहा है इस वक्त। अभी एक अपील की थी लेकिन मिसिंग लेग थी तो वो एम्पायर ने नहीं दिया आउट। अब्बास अफरीदी बड़ी शानदार बॉलिंग करा रहे हैं, 2 उन्होंने वाइड कराई। मेरा ख्याल है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और थोड़ा सा ऑफलाइन हुआ, जैसे पहला ओवर किया है ना बड़ी लाइन लेंथ से और अच्छा ओवर किया नया बहुत। थोड़ा सा इसमें मुझे लग रहा है कि आउट करने जा रहा है, जिसकी वजह से टांग पे बॉलिंग हो रही है, वाइड बॉल चौका लगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ आउट करने जा रहे हैं। एक लाइन पे बॉलिंग करेंगे, खुद ब खुद उन्होंने करना 200 रन उन्होंने करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिस्क लेंगे, आउट होंगे। जैसे 3 आउट हुए हैं तो वो जरा इनको पेशेंस दिखाना पड़ेगा बॉलिंग लाइनअप को। बिल्कुल। अभी तक की सिचुएशन कंट्रोल में है बासित भाई कराची किंग के? अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में है और ये पार्टनरशिप थोड़ा बढ़ रही है। अब बास में ना एक चीज है, ये इनकी दोस्ती भी आपस में ना, उस्मान के साथ, यासिर के साथ, और ये अपना जो अपना एक और प्लेयर है, तो ये बड़ा जान मार रहा है। जो अभी कामी ने बात करी ना, इसको तो अपनी लाइन और लेंथ पे ध्यान देना चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करे, क्योंकि वो खुद मारने पे जाएंगे ना तो चांस है आउट का। अगर ये ज्यादा चांस लेगा तो फिर इसकी पिटाई हो सकती है। जैसे आपने बताया 2 वाइड बॉलें भी कर दी हैं, तो अपनी लाइन पे बॉल। पहले आपने कहा बड़ी शानदार बॉलिंग कर रहा है। नहीं बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन जाहिर है वो विकेट लेने की कोशिश कर रहा है। पहला ओवर आपने जो देखा ना उसके इसलिए बोले आप नजीब तो देख ही नहीं सकते ना टीवी पे इसलिए तो बोल रहे हो। आप देखें ना मुल्तान सुल्तान की बैट, इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने माइकल ब्रेसवेल का नाम लिया था, बल्कि पहले 5 बैट्समैन आ चुके हैं क्रीज पे और छठा अगर इफ्तिखार आता है तो टॉप 6 में आपका कोई लेफ्ट हैंडर ही नहीं है। अगर आपने बॉलिंग को थोड़ा सा भी वो करना है, परेशान करना है, तो आप राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन लाना, लेकिन टॉप 6 बैट्समैनों में कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है। इनके पास तो जदीद चीज है मुल्तान सुल्तान के पास, डेटाबेस और हर चीज है। लेकिन इनका जो बैटिंग कोच है वो कौन है? इनका बैटिंग कोच है जूलियन वुड, जो पावर हिटिंग का कोच है, लेकिन पावर हिटिंग ही नजर नहीं आ रही। पावर हिटिंग बहुत ज्यादा मिसिंग है यहाँ पे। जूलियन टीम मैंने कहा ना, ऑन पेपर देखा जाए तो कोई भी नहीं ये कहेगा ये बॉटम की टीम है मुल्तान की।
صرف کیا ہے کہ کانفیڈنس اتنا نیچے چلا گیا پہلے میچ میں کراچی نے جو چیز کیا نا اس کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں پا رہے, مشکل ہو رہی ہے. تو یہی ایک نظر چیز آ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ گیم کا حصہ ہے. 3-4 سال ڈومینیٹ بھی کیا, فائنل بھی کھیلے ہیں, ہو جاتا ہے. لیکن اگلے سال کے لیے یہ بڑی تیاری کے ساتھ آئیں گے کہ اس سال انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوں گی کیا غلطیاں کی ہیں, وہ اگلے سال نظر نہیں آئیں گی. ایک ڈفرینٹ ٹیم لگے گی, جیسے ہمیں اسلام آباد نظر آ رہی ہے, لاہور قلندر نظر آ رہی ہے. 53 for 3 پاور پلے میں 12 رن شاٹ ہیں, آؤٹ دونوں کے 3 تھے. 12 رن شاٹ تھے, اتنا خراب شاٹ مارنے کے بعد. لیکن ان کا یہ پرابلم بھی تو ہے نا کہ اب ان سے اس وقت جو بیٹنگ چل رہی ہے, آپ اتنے بڑے سکور کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہی والی بات کہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری افتخار کو اور ہمارے 8 اوور جو ہے نا, 8 اوور ایسے ہیں جس میں ایک ایمرجنگ بالر بھی ہے اور ایک خوشدل کی فارم اچھی ہے, بالنگ بھی اچھی کر رہا ہے. وہ اوور بہت وائٹل ہوں گے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میچ قریب, یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. 80 رن سے جیت گئے. اچھا ابھی بھی آپ کو لگ رہا ہے یہاں ایک آدھ وکٹ اور گر گئی تو ون سائیڈڈ ہو جائے گا؟ پھر بھی نہیں, ون سائیڈڈ نہیں ہوگا. وکٹ ایسی لگ رہی ہے نا, یہ 170-80 تو آرام سے کریں گے یار. شاہد صاحب اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ خوشدل شاہ آ گئے ہیں بالنگ کرنے, ان کا پتہ چلے گا. خوشدل اور نبی کے اوور بڑے کروشل ہیں جس طرح بات ہو رہی ہے نا, اور کامران غلام, پھر اس کے بعد افتخار. بس لائف ٹائم چانس ہے کہ آپ یہاں پہ ایک بڑا اسکور کریں, اور چاہے آپ 8-10 رن کم شارٹ پڑ جائیں, لیکن آپ ایٹ لیسٹ انٹینٹ شو کریں, ایٹ لیسٹ آپ اپنی اننگز بلڈ کر کے بتائیں کہ آپ نے پاکستان کھیلا ہوا ہے. افتخار نے, کامران غلام پاکستان کی شماریات میں آتا جاتا رہتا ہے, اور ایک میچ پہلے زبردست قسم کا 50 کیا. بالکل. جو کامران بات ہو رہی تھی نا کہ ملتان سلطان کے پلیئرز کو دیکھ کے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جیسے کندھے جھک گئے ہیں, یعنی کہ وہ خود بھی نہیں سوچ رہے کہ دے کین ڈو اٹ. یہی چیز ہمیں پاکستان آج کے میچ میں نہیں, اوور آل میں بتا رہا ہوں اس ایونٹ میں, یہی چیز ہمیں پاکستان ٹیم میں بھی دکھتی ہے کہ آپ ہارتے ہیں تو پھر آپ ہارتے ہی جاتے ہیں. پہلے یہ ٹیم ہارتی تھی تو پھر اٹھتی تھی. بالکل ایسے ہی ایک میچ کے بعد جو اچھی ٹیمیں ہوتی ہیں, پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کیا غلطی کی ہے. ہم لوگ پاکستان ٹیم میں بھی, فرنچائز کرکٹ میں بھی, ہماری جو ٹیمیں جو ہارتی ہیں نا, اس پہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد مزید غلطیاں کرتے جاتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایک تو ہمیں کنڈیشن کا نہیں پتا ہوتا, پچ کیا کھیلے گی, ٹاس جیت کے بالنگ کرنی ہے, بیٹنگ کرنی ہے. ہماری ٹیم میں پلس پوائنٹ کیا ہے, ہم بیٹنگ میں زیادہ اسٹرانگ ہے, بالنگ میں زیادہ اسٹرانگ ہے, یہ آئیڈیا نہیں ہوتا. بس ہوتا ہے کہ پہلے میچ ہو گیا, اگر ٹاس جیت کے بالنگ کی ہے تو انہوں نے بھی بالنگ ہی کرنی ہے. یہ چیزیں میرے خیال سے جو پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی ہے نا, وہ ان چیزوں پہ نہیں جاتی. اسلام آباد کی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے دیکھے پہلے بھاری بھی لی ہے, چیز بھی کیا اور ٹاس جیت کے باری بھی کیا, تو ایک پلاننگ نظر آتی ہے. تو باقی فرنچائز اور ملتان سلطان میں یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم نے میچ لے کے کیسے جانا, چیز کرنا ہے 200 رنز تو کس پلاننگ کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے باری کرنی ہے پہلے, تو ہم نے فرسٹ 6 اوور میں کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے, اس کے بعد 6 سے 10 اوور میں ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے. جو مومنٹم ملا اس کو بڑھانا ہے کہ اسی کو لے کے جانا ہے. وہ مومنٹم تھوڑا لوز کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ فرنچائز کو پرابلم ہو رہی ہے. گیم اویئرنیس کے لیے آف دا فیلڈ کے بجائے آف دا فیلڈ کے ساتھ ساتھ آن دا فیلڈ کے ساتھ ساتھ آف دا فیلڈ بھی پاکستانی پلیئروں کی گرومنگ کی ضرورت ہے. اس آئی پی ایل میں 4 چیز ہوئے ہیں راجستھان اس کے آر سی بی کے, اس میں 4 میں 50 ہے کوہلی کا. 3 میچ وہ جیتے ہیں, 1 میچ وہ ہارے ہیں. اس نے انٹرویو میں کہا کہ میں کنڈیشن دیکھتا ہوں, میں بالرز دیکھتا ہوں سامنے والی اپوزیشن کے, کون سے بالر ہیں, کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, کس کو کاشسلی کھیلنا ہے. کیا ہمارے ایک بھی پلیئر میں یہ سب چیزیں ہوں گی؟ یہ تو لیگ کی بات ہے. میچ چلتے میچ میں اس کی کیلکولیشن ساتھ چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ اپنی ابیلٹی کا اس کو پتا ہے کہ اگر 12-15 رن ہو جائیں گے تو میں نہیں کر پاؤں گا, تو وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے. اور ون ڈے بڑا ہوتا ہے, ون ڈے کی 5100 میں سے 2800 چیز میں اس کی, اور صرف 4 میں انڈیا ہارا ہے, 24 میں جیتا ہے اس کی جو 28 سینچری ہے. یہ کوالٹی ہوتی ہے کسی پلیئر. بالکل. ساتھ ساتھ ہم آپ کو لائیو مناظر بھی دکھاتے ہیں. 8واں اوور محمد نبی کرا رہے ہیں. جیسے باسط بھائی نے کہا کہ نبی اور خوشدل کے اوور بڑے کروشل ثابت ہوں گے. پہلا اوور تو بہت اچھا کرا باسط بھائی. ایک چیز اور بھی ہے جو نجیب بھائی پوچھ رہے ہیں, یہ ہماری بیٹنگ لائن اپ نا اور زیادہ ایکسپوز ہو جائے. اگر باؤنڈری اگر بڑی کر دے نا, اور ہم لوگ وکٹ لے لی, باؤنڈری بڑی کر دے نا, اور ہمیں پرابلم نظر آئے گی. کرٹس کیمپر آؤٹ ہو گئے ہیں, محمد نبی نے ان کی وکٹ لی ہے, اور مجھے یہ میچ بھی ون سائیڈڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باسط بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ 170-80 بنیں گے, مجھے ابھی بھی نظر نہیں. اچھا
क्योंकि हुए 7 ओवर हुए, अभी 20 ओवर थोड़ी हुए हैं। नहीं, बात कह रहा हूँ जिस तरह से विकेटें अगर ऐसी रेगुलर इंटरवल से गिरती रही, इनका वही हाल होगा कि ये इस पिच पे भी 120-130 पे आउट ना हो जाए। शाहिद भाई ने ब्रेस्टफेल का नाम लिया है, मुझे चाचा से डर। हाँ, इफ्तिखार को एक अच्छी बारी खेलनी चाहिए, एटलीस्ट शो तो करे कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पाकिस्तान खेला हुआ हूँ और मैं करके दिखा सकता हूँ। और ये बेस्ट मौका है इफ्तिखार इससे अच्छा क्या मौका होगा? अगर उसने बांग्लादेश सीरीज में आना है ना, यहाँ पे 60-70 करना चाहिए, बेशक टीम हार जाए, इंटेंट नजर आना चाहिए कि नंबर 6 पे पाकिस्तान टीम को जरूरत है ऐसे बैट्समैन की, जैसे सिकंदर ने कल खेला है, सैम बिलिंग में खेला है, उस टाइप की बैटिंग, तो मेरे ख्याल से फिर डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम में आना। आप आसिफ आफरीदी के लिए, शाहिद भाई ने शायद बोला कि एज ज्यादा हो गई है, तो चाचा की भी तो एज ज्यादा है। नहीं, वो नाम से चाचा है, वैसे यंग है। दिल पे हाथ रख के ये बात कहें, नहीं कहने का मतलब है वो इधर देख के वो कह रहे वो एक नाम डाल दिया। नहीं भाई, वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जा रहे हैं ना। या तो आपके पास लेफ्ट आर्म में ऑप्शन ना हो, लेफ्ट आर्म में आपके पास ऑप्शन नहीं है। सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, उसके अलावा मेहरान मुमताज है, उसके अलावा माज सदाकत है। माज सदाकत चलो प्योरली बैट्समैन है, लेकिन आपके पास जब ऑप्शन है तो गो फॉर एक नाम भूल गया, अरफात मिनाज भी ज्यादा बैट्समैन ज्यादा है, लेकिन नहीं वो अभी बहुत टाइम चाहिए क्रिकेट को, अभी बहुत मुझे ऐसा लग रहा है जितने भी नाम बताए ना, अब उसमें अच्छे कितने हैं और कितना। मेरे ख्याल से सुफियान बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा इस वक्त पीएसएल में ना मेहरान मुमताज को ना चांस नहीं मिल रहा। जैसे लास्ट ईयर उसने ज़ल्मी के लिए बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, वो बड़ा तैयार होके आया था, नेशनल T20 बड़ा अच्छा खेला कि मौका मिलेगा, बेस्ट चांस था उसको, खेलता ना वो डेफिनेटली बांग्लादेश वाली सीरीज में जरूर होता। मौका नहीं मिला उसको, अब शायद सिलेक्शन होती या नहीं होती, अगर इतनी आई है सिलेक्टरों में कि ये पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर है, बाकी भी तो लड़के नहीं खेल रहे, बाहर बैठे हुए हैं, अगर वो हिस्सा बन सकते हैं तो इसको भी चांस जरूर लेना चाहिए, अगर शायद भाई इस बात पे अगर एग्री करते हैं। उसके मैंने 1-2 इंटरव्यू सुने, उसकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। नेशनल T20 में बार बार बता रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा था, 57वें नंबर पर आकर बिल्कुल क्लोज ले आया था मैच। अनफॉर्चुनेटली वो मैच नहीं जितवा सका, लेकिन उससे पता चलता है कि उसमें गेम अवेयरनेस है, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। लाइव मनाजिर अगर हम दिखा सकें, 8 ओवर हो चुके हैं, 60 पर 4 आउट हैं। बस भाई ये ऑफ स्पिन बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग राउंड कर रहा है, तो स्टेप लेके मिड ऑन की तरफ इजी सिंगल क्यों नहीं होती? छोटे बाउंसर खेल रहे हैं वो उनकी सोच पता क्या है कि हमें कट मिल जाए, उस वजह से हम ये रखे स्क्वायर पे सिंगल ले लें। अभी क्या बासित भाई एज अ कोच आप बताइए कि अभी जो ये पैर है इसके जहन में क्या चल रहा होगा? 60 पर 4 हैं, यू आर नॉट अ स्मॉल टोटल, यू आर गोइंग फॉर 205, कैसे अप्रोच करना है स्कोर को? मैंने अभी जुमला कहा था ना, सिलेक्टर्स को देखना चाहिए इंटेंट क्या है। आपको इंटेंट देखनी है कौन किस वे में खेल रहा है, अपने लिए खेल रहा है या टीम के लिए खेल रहा है। सिंपल सा जवाब दे दिया जो नजर आ रहा है। साइम बिलिंग आया था ना मुल्तान के खिलाफ, उसने आते साथ ही काम शुरू कर दिया, बेशक आउट हो रहे हैं, उसने अपना इंटेंट नहीं चेंज किया, अपनी क्लैरिटी पे वो रहा है कि मैंने ऐसे ही खेलना है, बेशक हम मैच हार जाएं। सिचुएशन ट्रिकी नहीं हो जाती कि 4 विकेटें गिरी हुई हैं, अगर मैं अपने इंटेंट पे मार धाड़ के लिए जाता हूं, कल को मुझे ये सवाल भी तो पूछा जा सकता है कि अभी आप थोड़ा सा वेट करते, रुकते तो थोड़ी देर। पोजीशन क्या है, कौन से नंबर पर है? सही है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जीत तो इनकी बचत है ना। हाँ, अगेन एक पॉइंट हम लूज कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और फिर मैं नाम लूंगा तो सब लोग कहेंगे कि कोहली। गेम को डीप ले जाएं, 8वां ओवर है, 13-14 ओवर तक स्टेबिलिटी लेके आए। अगर आप आखिरी 6 ओवर में या 5 ओवर में 70-80 रन भी रखेंगे ना तो आप बना सकते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी विद अ हेल्दी आप रन रेट ना, अगर आप 5-6 बनाएंगे तो फिर इतने रन कैसे बनाएंगे? 5 ओवर में कराची ने 66 बनाए ना, आप 80 की सोचे आखिरी 5 ओवर में, और आप डीप लेके जाएं गेम को। अगर आप 12-13 ओवर में 14 ओवर में ऑल आउट हो जाएंगे तो फायदा नहीं होगा। इसमें आज जो आपने सवाल किया ना, इसमें आप देखें कि वो चेज कर रहे हैं। पहली बारी में ये ऐसा एक्सेप्टेबल है कि आप 3-4 ओवर क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते हैं, यहाँ पे उन्होंने 10 की 12 की एवरेज मेंटेन करनी है। यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है कि वो डीप लेके जाए, वाह वो एवरेज को 12 की बजाय 18 पे चली जाएगी तो फिर गेम से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। पहली बारी में और दूसरी बारी में बहुत फर्क होता है। अभी फुल टॉस मिली है इफ्तिखार को, खुशदिल की बॉल, उसने बैटर बॉल ड्राइव मार दिया। ठीक है, ये गलत है। ये चले यहाँ लेते हैं। हाँ, कुछ 4 विकेट गिर गई ना, कॉशियस भी होंगे, थोड़ा सा जाहिर है प्रेशर होगा कि वही 80-90 पे ही ना आउट हो जाए।
تو وہ بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے.